से राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग कल 5 केंद्रीय मंत्री 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में, सभी पोलिंग पार्टियां भी हुई रवाना। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में शामिल होंगे एनडीए के नेता, मंगलवार को करेंगे नामांकन। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। 15 मई को लखनऊ में पहली रैली। आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ केजरीवाल की बैठक खत्म। केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी, कहा फ्री बिजली से लेकर मुफ्त इलाज। सीएम केजरीवाल ने कहा मोदी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताएं या कहें कि रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होता, ये सिर्फ अडवाणी के लिए था। यूपी के 44 जिलों में आज आंधी बारिश, ओले भी गिरेंगे। 20 मई तक हीटवेव से राहत। कल 6 शहरों में हुई बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सपा ने की 2 प्रत्याशियों की घोषणा। तो समाजवादी पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिर्जापुर से रमेश बिंद को टिकट मिला है और रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार को टिकट मिला। और रमेश बिंद वर्तमान में भदोही से सांसद हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। ग्रामीणों ने जमकर और अगली खबर गोंडा से आपको हम बताते हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का आज गोंडा का दौरा है। 3:30 बजे पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 45 मिनट तक गोंडा में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दौरे पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहीद भगत इंटर कॉलेज के थॉमसन ग्राउंड में जनसभा, देवी पाटन मंडल के कई सांसद और विधायक मौजूद होंगे। 5वें चरण में 20 मई को गोंडा में है चुनाव। राजा भैया लोकसभा से चुनावी मैदान में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर, जहां पर अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और हरदोई में लोकसभा निर्वाचन 2024 के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है, जिसके चलते हरदोई के CSN ग्राउंड एवं ITI मैदान से हरदोई की दोनों लोकसभाओं हरदोई सदर और मिश्रिक लोकसभा की पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। डीएम MP सिंह से के न्यूज की खास बातचीत आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद है जिला निर्वाचन अधिकारी MP सिंह। आप जानते हैं क्या व्यवस्था है पोलिंग पार्टी को रवाना करने की? आप कल आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और यहाँ जितने जिलों से क्षेत्र की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की है। उनके बैठने के लिए, उनके पेयजल के लिए, शौचालय के लिए, उनके लिए बसें लगी हुई है। सारे अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे अधिकारी उनको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। सारे लोग सामग्री ले रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से अपने प्रस्थान स्थल के लिए रवाना होंगे। आप देख रहे थे कि जिला अधिकारी महोदय ने किस तरह बताया कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, उनकी सारी व्यवस्थाएं और बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और इससे के न्यूज इंडिया के लिए आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले के 2 लोकसभा सीट धौरहरा व खीरी लोकसभा को लेकर पोलिंग पार्टियां पोलिंग केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहां जिले के 16 अति संवेदनशील बूथ पर IRP तैनात होगी, तो वहीं 10 कंपनी जवान जिले में आ गए हैं। शनिवार को ये जवान डीएम और एसपी की ब्रीफिंग में शामिल हुए। रविवार को अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंच जाएंगे। जिले को 24 कंपनी और 1 प्लाटून अर्धसैनिक बल भी मिला है।
नवीन राजापुर मंडी में इस वक्त खड़े हैं, जहां मौजूदगी है हमारी लखीमपुर नवीन राजापुर मंडी में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं, जहां जिले में 2 लोकसभा सीट को लेकर के कल मतदान होना है। वहीं आज लखीमपुर नवीन राजापुर मंडी में सभी कर्मचारियों को जो है वीवीपैट ईवीएम मशीन वितरण की जा रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम और पुलिस अधीक्षक ने अभी जायजा लिया है। बता दें कि यहां कुल 1638 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं मतदेय स्थल 2890 बनाए गए, जहां क्रिटिकल बूथों की संख्या 401 बताई जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो चप्पे चप्पे पर नवीन राजापुर मंडी में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर सपा ने की 2 प्रत्याशियों की घोषणा। मिर्जापुर से रमेश बिंद को मिला टिकट, रॉबर्ट्सगंज से चोटीलाल अग्रवाल को टिकट मिला है। रमेश बिंद वर्तमान में भदोही से सांसद है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रॉबर्ट्सगंज से चोटीलाल अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है और रमेश बिंद वर्तमान में भदोही से सांसद हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मिर्जापुर से रमेश बिंद को टिकट मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 2 प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लग चुकी है और मिर्जापुर से रमेश बिंद को टिकट मिला है। रमेश बिंद वर्तमान में भदोही से सांसद हैं। और आगे बढ़ते खबरों की ओर, खबर है सीतापुर से, जहां चौथे चरण के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के लिए शनिवार की शाम 6 से चुनाव प्रचार थम गया और आज रविवार को आरएमपी इंटर कॉलेज से 3249 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। मिलिट्री फार्म पर विधानसभावार वाहनों के खड़े होने के लिए व्यवस्था की गई है। चौथे चरण में सीतापुर लोकसभा सीट के साथ ही धौरहरा और मिश्रिक लोकसभा पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। बस आधे घंटे में हमारा जो ये चिरवा विधानसभा का है, यहाँ की पोलिंग पार्टी अपना ये मतदान सामग्री ईवीएम वगैरह ले रहे हैं। आधे घंटे में सब यहाँ से धीरे धीरे रवाना होंगे अपने अपने मतदान केंद्र के लिए। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई इन लोगों के लिए हैं? देख रहे हैं अपने यहाँ पे सभी के लिए बैठने की व्यवस्था है, पार्किंग है और पीठासीन अधिकारी अन्य मतदान अधिकारी आ रहे हैं, अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हैं और इसके बाद अपनी निर्वाचन सामग्री प्राप्त करके अपनी गंतव्य की ओर अभी थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले हैं। हमारी तैयारी पूरी है। चौथे चरण के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। इसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। इसके बाद यहाँ पर कल मतदान होगा। इसको लेकर अगर सीतापुर की बात की जाए तो 3249 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। अपनी वोटिंग मशीन लेकर पहुँचे और वहाँ पर कार्रवाई करें। तो सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया। उन्नाव में मतदान सकुशल कराने के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम देर शाम तक जारी रहा है। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होना है और इसके चलते शनिवार की शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार थम चुका है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने का काम रविवार को होगा। चुनाव के लिए जनपद में 2498 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत 4 कार्मिक लगाए गए हैं और इसमें आपको बता दें कि कई इसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुनाव कर्मचारी भी शामिल हैं। करीब 25,000 कार्मिक, पुलिस के भी और मतदान कार्मिक आज अग्निशमन प्रशिक्षण के दोस्ती नगर से रवाना होंगे। लगभग
35 से 40% ऑलरेडी मतदान कार्मिक आ चुके हैं। करीब 22 से 23% मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी प्राप्त करके अपना सामान लेकर मिलान कर चुके हैं और लगातार ये व्यवस्था चल रही है और खाने पीने, टॉयलेट, शेड, पानी इत्यादि की तमाम पर्याप्त व्यवस्था की है। हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं मतदान कार्मिकों से। खबर है शाहजहांपुर से, जहां पर लोकसभा एवं ददरौल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए आज पार्टियां रवाना हो रही हैं। कुल 2481 बूथों पर मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया। संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था कराते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। मतदान के दौरान जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। डीएम उमेश प्रताप सिंह और एसपी अशोक कुमार मीणा ने अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। 13 मई को जिले के 2481 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव कराने के लिए 708 होगा। 4736 हेड कांस्टेबल, 132 महिला कांस्टेबल सहित कई अहम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और अगली खबर कौशांबी से है, जहां पर ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया है। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की है। समाधान नहीं तो मतदान नहीं का नारा। रेलवे ट्रैक बना जान का खतरा। जान हथेली में लेकर निकलने को लोग मजबूर हैं और बारिश में पुल पर पानी भर जाता है। कई गांवों को जोड़ता है पुराना पुल। गांव की जनता कर रही है रास्ते की मांग। डीएम, सांसद, विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक गांव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। सिराथू तहसील के हिसामपुर बाढ़ू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। तो ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। कौशांबी से खबर, ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार किया। ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और समाधान नहीं तो मतदान नहीं का नारा भी दिया गया है। रेलवे ट्रैक जान का खतरा बना है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जान हथेली में लेकर निकलने को मजबूर हैं लोग। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध कुमार पांडे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, ग्रामीणों की ओर से मतदान बहिष्कार की बात कही गई है। इस समय क्या अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं? और ग्रामीणों का कहना है कि वो अपनी जान हथेली पर लेकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। सभी से शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने भी उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया। जी, आपको बता दूं कि सिराथू तहसील का साढ़ो गांव का मामला है, जहां पे आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी आज तक वो शिकायत करते रहे। यहाँ तक रेल मंत्री से लेकर एमपी, एमएलए और डीएम, जिलाधिकारी करते रहे, लेकिन आज तक उनकी किसी ने सुनने वो गांव नहीं पहुंचे। जिसको लेकर 20 तारीख को लोकसभा 50 का चुनाव होना है, 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। कहा है कि हमसे अधिकारी लोग जबरदस्ती कराएंगे, वोटिंग कराने जाएंगे तो हम नोटा दबाएंगे, मतदान किसी को नहीं करेंगे, तो किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को नहीं करने जाएंगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए ग्रामीणों में गुस्सा जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अनिरुद्ध, क्या वजह रही कि आखिर इनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका है? लगातार ये अपनी शिकायत को विधायक, सांसद तक पहुंचाते रहे, इनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है, लेकिन किसी ने इनकी नहीं सुनी। ये एक शर्म की बात है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री जी तक भी शिकायत किए, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ के केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री के रहे, इससे पहले रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री, उनके पास भी जाकर ग्रामीणों ने शिकायत किया। कई लोगों, सैकड़ों लोग भी गए उनके कार्यालय, विधायक के कार्यालय में, उप मुख्यमंत्री के जो सिराथू में कार्यालय बना है वहां भी जाकर लोगों ने शिकायतें पत्र दिया। संसद विनोद सोनकर जो 2 बार संसद यहाँ से रह चुके हैं, उनके पास, उनके कार्यालय में जाकर शिकायत किए।
इस समय सिराथू विधानसभा से पल्लवी पटेल विधायक हैं, उनके पास भी ग्रामीण और गांव के लोग पहुंचकर शिकायत किए। वहां के प्रतिनिधि ग्राम प्रधान भी लिखित शिकायती पत्र दिया, पर रेलवे का मामला होने की वजह से किसी तरह का रास्ते का आज तक कोई दूसरा रास्ता नहीं बनाया गया। केवल उसी नाले से स्कूली बच्चे, ग्रामीण सब लोग। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बरसात में उस पुल की वजह से रेलवे ट्रैक क्रॉस करके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, घर वाले उनको छोड़ने जाते हैं। इस तरह में कई अनहोनी घटनाएं भी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुरोध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ग्रामीणों ने जमकर यहाँ पर नारेबाजी की है और उनकी ओर से यहाँ पर अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर चौथे चरण के मतदान कल होंगे। मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। 3 स्थलों से रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। सदर से मंडी समिति पोलिंग पार्टियां रवाना, तरवा से छिबरामऊ मंडी समिति से पार्टियां रवाना। डीएम ने किया पोलिंग स्थल का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है। मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, डीएम की ओर से साफ तौर पर ये अहम बातें सामने आई हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिबू सैनी जुड़ चुके हैं। शिबू, डीएम की ओर से साफ तौर पर मतदान को लेकर अपील की गई कि खुलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कन्नौज में मतदान का चौथा चरण था, इसको लेकर पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। मैं पोलिंग पार्टी स्थल पर खड़ा हूँ जहाँ पर रवाना हो रही है। ये कन्नौज की मंडी समिति है, यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। अब चुनाव होने का 24 घंटे चुनाव में बचे। अब देखने वाली बात होगी तो मतदाता कैसे प्रयोग करेंगे। कन्नौज में मतदाता 19,88,000 कुछ प्रयोग करेंगे अपना मत का। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन शिबू, किस तरीके का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है? एक अहम सीट में से मानी जा रही है कन्नौज में। एक तरफ सुब्रत पाठक हैं, दूसरी ओर खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में क्या कुछ जनता का मूड नजर आ रहा है? कन्नौज शहर की बात की जाए, जनता का साफ तौर से कहना है हम सांसद सुब्रत पाठक को चुनेंगे। कल जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब 2 दिन पहले आए थे तो उनके कार्यकर्ता उनकी कुर्सियां नहीं पाए। उनका साफ तौर पे कहना, हमारे कार्यकर्ता जो आ रहे थे तो काफी पुलिस ने उनको रोक दिया था, कई बैरियर लगा के। राहुल की रैली में नहीं वो हो पाए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कन्नौज से खबर, जहां चौथे चरण का मतदान कल होगा, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सब इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं मतदान को लेकर। और इटावा लोकसभा में चौथे चरण का मतदान कल होना है। आज नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। तो वहीं इटावा के जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार राय ने कहा कि इटावा लोकसभा में 2 विधानसभा में वोटिंग होनी है, क्योंकि तीसरी विधानसभा में तीसरे चरण में वोटिंग की जा रही है। इसलिए 2 विधानसभा में टोटल आज 190 बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमारी सारी पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। प्रमोद दीक्षित इसी खबर पर इटावा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इटावा में चौथे चरण का मतदान कल हो रहा है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? अगर आपको बताऊं, जिस तरीके से इटावा का मतदान कल 13 मई को होना है, उसी को लेकर के आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर जो नवीन मंडी स्थल है वहां से जो पोलिंग पार्टियां हैं वहां से रवाना की जा रही थी। और करीब अब 3 बजे से ऊपर हो चुका है और 90 बूथ स्थलों पर ज्यादातर की संख्या में अपने अपने वहाँ के जो कर्मचारी हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से अभी जिस बूथ की अगर बात की जाए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, उस बूथ पर भी सारे कर्मचारी यहाँ पर आ गए हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना है, जिसको लेकर के इटावा के प्रशासन ने पूर्णतः कमर कस रखी है। और इटावा के जो जिला अधिकारी महोदय हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी और जितने भी बूथ स्थल जो बनाए गए हैं वहां पर पानी की इस भीषण गर्मी को देखते हुए पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी भी किए जाने की बात सामने आई है। और जनता कितनी उत्साहित इटावा में नजर आ रही है? अगर जनता की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर जनता का पहले भी जो बात उठी थी और इस बार 2024 के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी बात उठे, क्योंकि आम जनता का जो पहले यहाँ का समाजवादी का गढ़ जाता था, पर 10 सालों से यहाँ बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी की कब्जा होने के बाद उन्होंने कई ऐसे जो
तीन ऐतिहासिक कार्य किया है, जो कि यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा आमतौर पर आम जनता का यही कहना है कि जो मेरा जो मतदान कल का होगा वो मात्र विकास के ऊपर होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो इटावा में चौथे चरण के मतदान को लेकर सभी पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर गर्मी के मौसम में पशु बेहाल हो गए और हसनपुर तहसील क्षेत्र की गौशालाओं का हाल। पशुओं को खाने के लिए मिल रहा सूखा भूसा, गर्मी से बचने के लिए नहीं है पंखों की कोई व्यवस्था। बृहद नदी गौशाला में भी पशुओं का हाल बेहाल है। गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव संथालपुर और दढ़ियाल का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर पशुओं को खाने के लिए मिल रहा सूखा भूसा, गर्मी से बचने के लिए पंखों की भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। भीषण गर्मी में पशुओं का हाल बेहाल नजर आ रहा है। तो आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पशुओं को खाने को नहीं मिल रहा खाना। गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव संथालपुर और दढ़ियाल का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अमरोहा से खबर, गर्मी के मौसम में पशु बेहाल हुए। तो गर्मी के मौसम में पशु हुए बेहाल। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा अमेठी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव है। यानी अब तक तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है। और बहनों और भाइयों, वह है कि फिर एक बार अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए, किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए, पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना। इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं। लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा?
तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी, और वो आवाज क्या आती थी? लोग एक ही बात कहते थे कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, और ये तो अवध क्षेत्र है। अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया बिहान है, एक नया सवेरा है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, और इसकी बधाई आप सबको, विशेष रूप से बधाई। और इस पूरी लड़ाई को अगर आप देश के अंदर देखेंगे ना, मोदी जी के तीसरी बार आने का, मोदी जी का तीसरी बार आने का, प्रधानमंत्री बनने का दो ही विरोध कर रहे हैं। दो लोग कौन है? एक रामद्रोही है और एक पाकिस्तान है। यही दो विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कांग्रेस के समय जब आतंकी विस्फोट होते थे तो कांग्रेस के नेता क्या कहते थे? कांग्रेस के नेता कहते थे वो सीमा पार से। आज तो नहीं है ना सीमा पार का आतंक। आज तो जोर से बम विस्फोट हो, कहीं पे पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। ये छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, तुलसी बाबा ने तो पहले लिख दिया है, हो है वही जो राम रसी राखा। और प्रभु राम की इच्छा क्या है कि मेरा भक्त फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने। तो भगवान राम के परम भक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस इतिहास की भूमि में फिर से इतिहास रचना है ना। एक दूसरा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह नियंत्रित हुआ, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना, हर तहसील में फायर स्टेशन, IIT, IIM, एम्स, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात जो एक पाकिस्तान का राग अलाप रहा है ना, इन कांग्रेसियों से पूछिए कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो पाकिस्तान में जाए, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष के अंदर उतने गरीबों को गरीबी रेखा से उभारा है जितना पाकिस्तान की आबादी है, उससे ज्यादा लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे भारत के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर 23 से 24 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। यह है नया भारत। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, और देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ परिवारों को, 12 करोड़ घरों में देश के अंदर शौचालय, और 4 करोड़ घरों को, 4 करोड़ गरीबों को घर, 1,14,000 तो अकेले अमेठी में बन गए। क्या कर रहे थे कांग्रेसी खानदान? क्या कर रहे थे लोग? यहां के गरीबों को मकान नहीं दे सकते थे, यहां के घरों में पानी नहीं पहुंचा सकते थे, नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय नहीं बना सकते थे। लेकिन नहीं, ये तो दादी ने जो नारा दिया था 1970 में, पोता भी वही रखता जा रहा है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या करेंगे, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। कहा कैसे मिटाएंगे? उन्होंने कहा संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करा करके, और फिर इनके बुद्धिदाता आ गए,
जैसा नाम वैसा काम। यानी उसने क्या कहा एक विरासत टैक्स लगा देंगे। विरासत टैक्स का मतलब जानते हैं ना, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जितनी जमीन और जितना भी मकान होगा, जितनी प्रॉपर्टी होगी, जितना जेवरात होगा, इसमें से आधे पर एक कांग्रेस के लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये इनका विरासत टैक्स है। यानी अब इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा भी घुस गई है, जो जजिया कर आप पर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अपनी संपत्ति का बंदर बांट करने देंगे? क्या कांग्रेसियों को गुंडागर्दी करने की छोड़ेंगे? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक खतरनाक इशारा और करता है। कितना खतरनाक इनके मंसूबे हैं। इनके मंसूबे तो देखो क्या कर रहे हैं देश के लिए लोग। इन्होंने जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी इन्होंने करने का प्रयास किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर इन्होंने सेंध लगाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था। हम लोगों ने कई दिनों तक संसद में विरोध किया। कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने क्या किया था यूपीए सरकार के समय? पहले इन्होंने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की और कमेटी ने क्या संस्तुति की? उस कमेटी ने कांग्रेस के नेताओं के कहने पर एक संस्तुति दी कि पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण में से 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, कहा कि तो बाबा साहब की भावना के विपरीत है, संविधान के भावना के विपरीत है, ये नहीं होने देंगे। भारी विरोध हुआ, उसको नहीं ला पाए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्हें लगा कि धार्मिक आधार पर तो ये नहीं दे सकते, तो इन्होंने बैकडोर से क्या किया कि मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके अनुसूचित जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगाने का प्रयास किया। इसका भी विरोध किया गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया तब इन लोगों के मंसूबे पर पानी फिरा। कांग्रेस फिर से कहती है जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों करेंगे? क्योंकि जातियों को आपस में लड़ाएंगे। आपस में लड़ाने के बाद फिर कहेंगे कि भाई आप तो अपना पहले झगड़ा फरियाइए और फिर आपस में झगड़ा लगा करके आपके आरक्षण को ये लोग फिर बांटेंगे। कोई मुसलमान को देगा, कोई किसी और को देगा और फिर बंदर बांट करके आपसे कहेंगे कि भाई आपने तो झगड़ा था इसलिए हमने आपका दे दिया और फिर भारत के नए विभाजन की नींव तैयार करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या बहनों और भाइयों, इनके मैनिफेस्टो में एक खतरनाक बात और देखने को मिली। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है अगर इनकी सरकार बनेगी तो वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। कौन सा ऐसा खान पान है जी जो बहुसंख्यक को ना पसंद हो और अल्पसंख्यक को पसंद हो? बहनों और भाइयों, रोटी सब खाते हैं, चावल सब खाते हैं, खिचड़ी सब खाते हैं, खीर सब खाते हैं, फल भी सब खाते हैं, लेकिन एक जगह के ठहर जाता है। जब मुसलमान गौ मांस की तरफ जाता है तो हिंदू उसका विरोध करता है, कहता नहीं, ये नहीं स्वीकार होगा। कांग्रेस अब गौ हत्या को भी प्रश्रय देगी। क्या आप इस पाप को स्वीकार करेंगे? क्या अमेठी इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इस पाप को स्वीकार करेगा? क्या कांग्रेस के मंसूबे पूरे होंगे? क्या बहनों और भाइयों, इस पाप में हम भागीदार नहीं बन सकते। अरे पहले तो 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला विराजमान हुई। अयोध्या में राम मंदिर में कितने रोड़े इन्होंने उठाए। इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं? भारत के अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो सहयोगी दल है वो क्या कहती है कि राम मंदिर बेकार बना।
जिन्होंने पहले राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए, फिर इन लोगों ने भारत के राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया और अब कहते हैं राम मंदिर के बनने पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आप सबको गौरव की अनुभूति हुई। आप अपनी पीढ़ी को बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर को बनते देखा है, रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। इतिहास बना रहे हैं आप इतिहास बना रहे हैं। राम मंदिर के लिए आने वाली पीढ़ी को आप बता पाएंगे कि हमने राम मंदिर का निर्माण हमारे इस समय में हुआ है, इस लोक को भी बताएंगे और बहनों और भाइयों अगली पीढ़ी को भी बता पाएंगे और अपने पूर्वजों के पास जब परलोक में जाएंगे तो वहां भी अपने पूर्वजों को हम बता पाएंगे कि हां, आपके संकल्पों की पूर्ति, आपके आस के संकल्प की पूर्ति हम लोगों ने किया था क्योंकि हमने मोदी जी को चुना था। बोलेंगे ना? और बहनों और भाइयों, एक गौरव की बात, हमारे पुणे हमारे साथ जुड़ा है। अगर कांग्रेस की तरफ धोखे से भी हमने वोट दे दिया और कांग्रेसियों ने गौ हत्या की छूट दी तो उस पाप से हम फिर वंचित नहीं रह पाएंगे। अगर राम मंदिर का पुण्य हमारे साथ में है तो कांग्रेसियों के द्वारा गौ हत्या का पाप भी हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा और इस पाप में कभी शरीक मत होना। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि पूरे देश के अंदर की जो आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना है। आप जुड़े, अमेठी जुड़ेगा। अमेठी ने जुड़ के दिखा दिया गत वर्ष 2019 में जोड़ करके देख लिया और बहनों और भाइयों उसका परिणाम भी आपको मिला। इतना सक्रिय सांसद, यहां के विकास के लिए इतना आग्रही सांसद, अमेठी में हर योजना आनी चाहिए इसके लिए लगातार जागरूक सांसद किसी संसदीय क्षेत्र को मिल जाए तो उसका सौभाग्य होगा। और बहनों और भाइयों, इस बार तो गौरीगंज के हमारे सभी प्रतिनिधि आपके साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं। सबने कहा, आपने देखा ना, मैं तो अमेठी और रायबरेली की जनता का इसलिए अभिनंदन करूंगा कि आपने जिन्हें भी अपना प्रतिनिधि चुना। अगर राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया तो उन्होंने कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने किया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से विद्रोह किया। कहा कि वे देखो सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन राम का अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। हां, गौरीगंज से आपने राकेश प्रताप सिंह को विधायक बनाया। जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या में ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का ही था, उन्होंने कहा था कि इतने लोग देश दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहा है और अगर सभी विधायक एक साथ जाएं तो भाई, मैंने कहा भी हम तो सुविधा दे सकते हैं। मैं स्वयं अयोध्या गया था, अयोध्या में सारी व्यवस्था कराया था और व्यवस्था कराने के बाद जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी ने तो विरोध कर दिया, कहा कि नहीं हम अयोध्या नहीं जाएंगे, तो उसके बाद बहनों और भाइयों ये राम मंदिर का आज भी विरोध करते हैं। इनको राम मंदिर से परहेज है। भारत के अंदर राम और राष्ट्र एक दूसरे के पूरक है, अलग करके दिखा ही नहीं जा सकता। और राम मंदिर का विरोध ये लोग करते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान के साथ इनकी भावनाएं जुड़ रही हैं और ऐसे लोगों को हमें कतई स्वीकार नहीं करना है। इन सब के मंसूबे आपको देख लिए ना, और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा मैं इन सभी विधायकों को जिन्होंने समाजवादी पार्टी से कहा कि भाई देखो राजनीति बहुत हो जाएगी लेकिन हम लोग भगवान राम का विरोध स्वीकार नहीं कर सकते, भगवान राम का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। राकेश प्रताप सिंह ने भी विरोध किया, रायबरेली में पांडे जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं,
ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर भगवान राम का विरोध करोगे तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। और बहनों और भाइयों, आज तो पूरी अमेठी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मान्य स्मृति जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसलिए मैं आप सबके लिए आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, पंचम चरण में आपको मतदान करना है। एक चरण, चौथा चरण कल है और पांचवा चरण 20 मई को है। और 20 मई के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, विरासत और विकास की बेहतर समन्वय के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मोदी जी की संकल्पना के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल चाहिए। और इसलिए बहनों और भाइयों, उस तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी आपके द्वारा एक एक वोट जो दिया जाएगा ना, कमल के फूल पर अमेठी में जो पड़ेगा, वो सीधे मोदी जी के पास जाएगा, मोदी जी को संबल प्रदान करेगा, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सहायक होगा। और इसके लिए आपको अपना समर्थन देना, अपना आशीर्वाद देना है। सहमत हैं? सभी सहमत हैं? पूरी अमेठी सहमत है? भारी बहुमत से एक एक घर जाएंगे, मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के, स्मृति जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाकर के अलग जगाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, कांग्रेस के चटकारों की जमानत जब्त कराएंगे, आतंकवाद और पाकिस्तान समर्थकों की जमानत जब्त कराएंगे, अमेठी की जनता को विकास से वंचित रखने वालों की जमानत जब्त करवाएंगे। इसके लिए आपको सबको खड़ा होना पड़ेगा, वोट की रखवाली भी करनी होगी, कमल चुनाव चिन्ह को घर घर खिलाना होगा। सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर बड़ा हमला और अमेठी से यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और इन्हीं के समर्थन में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 17 लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही की है। नई परंपरा डालने के आरोप में कार्रवाई की बात सामने आई है। 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज किए जाने की बात। महाराणा प्रताप का बोर्ड लगाने को लेकर मामला 2 दिन पहले 2 पक्षों में हुआ था विवाद। दोनों पक्षों की तरफ से हुई थी मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। पुलिस ने पत्थरबाजों को किया था चिन्हित। आदमपुर पुलिस की तरफ से की गई थी कार्रवाई। थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव कोकपुर का पूरा मामला है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो और पुलिस ने पत्थरबाजों को चिन्हित किया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर संभल से है, जहां पर एक घर में भीषण आग लग गई। अग्निकांड का वीडियो भी वायरल हुआ है। मकान में किराए पर रहते थे किराएदार। बैटरी, इन्वर्टर, कूलर सहित तमाम सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। आम खबर आपको हम बता दें, कुन्नौर थाने के कस्बा बबराला की ये पूरी घटना है। मकान में किराए पर रहते थे किराएदार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पीलीभीत में एसपी को महिला ने शिकायत पत्र देकर दबंगों के खिलाफ शिकायत की है। महिला ने कहा कि वो अपने पति के साथ अपने भाई की शादी में न्योरिया अपने मायके गई थी, जहां पर अज्ञात 4 लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और इसका हाथ पकड़ा। जब महिला ने अपने पति को उसकी जानकारी दी तो महिला के पति ने थाना न्योरिया में उसकी शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस ने महिला के पति को थाने में बैठाकर उसके ऊपर 151 में चालान कर दिया। 3-4 लोग थे। इन लोगों ने जब हम लोग शादी में जा रहे थे तो रास्ते में छेड़छाड़ करी, गंदे कमेंट्स करे,
बहुत मतलब अनाप शनाप करा। जब मैंने अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश करी तो उन लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर मैंने घर जाके अपने पति से इस बात के लिए कहा तो मेरे पति उन लोगों से कहा तो हम लोग जब थाने में गए तो उन्होंने मेरे पति को बिठा लिया और उल्टा उन्होंने ही कुछ कहा भी नहीं उनसे और उन्हीं को ही बिठा लिया, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। आपके पति के ऊपर? हमारे पति के ऊपर। राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे के विनोद मेडिकल के नाम से एक मेडिकल स्टोर है जहां पर बड़े स्तर पर एक्सपायरी दवाओं को बेचा जा रहा है। जब ग्राहक ने पूछा कि आप एक्सपायरी डेट की दवाई क्यों बेच रहे हैं तो मेडिकल स्टोर संचालक ने कहा कि रोज कौन देखेगा दवाओं का एक्सपायरी डेट। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए आखिर ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र कौन जारी करता है जिससे कि मेडिकल स्टोर चलाया जा सके। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक पांडे जुड़ चुके हैं। दीपक, एक्सपायरी डेट की दवाएं एक मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही हैं और सवाल पूछे जाने पर जवाब मिलता है कि आखिर रोज कौन चेक करेगा, तो ऐसे लोगों को मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस कैसे दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है और क्योंकि लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए देखिए स्वास्थ्य विभाग की बड़े महकमे की जिम्मेदारी होती है और लगातार ये भी देखा जाता है कि आखिर राजधानी लखनऊ में अगर बड़े स्तर पर लाइसेंस, ये जो मेडिकल लाइसेंस जारी किए जाते हैं, मेडिकल स्टोर के जो लाइसेंस जारी किए जाते हैं या जो भी डिप्लोमा धारक होते हैं या जो बी फार्मा की डिग्री लिए रहते हैं, आखिर इनको क्या मजबूरियां होती हैं कि इनको अपनी दुकान जो किराए पे देकर ऐसे लोगों के साथ ये मेडिकल स्टोर जो संचालन कराया जाता है जिनको स्वास्थ्य का भी नहीं पता और लोगों के लिए दवाई देते हैं। इस तरह से जो आज ही सुबह एक मामला वाकया में आया है, बताते चले कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे का है जहां पर एक विनोद मेडिकल के नाम से मेडिकल स्टोर है, जहां पर एक व्यक्ति जाता है मेडिकल पर दवाई लेने वो अपने बच्चे की दवाई लेने जाता है। उसका बच्चा लगभग 2 वर्ष का है। जब वो घर पहुंचता है बच्चे को दवाई देने के लिए तो एकाएक उसकी नजर दवाई पे पड़ती है। तो जब दवाई पर नजर पड़ती है तो दवाई का जब एक्सपायरी डेट देखता है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है और फौरन वो जाता है जो जिस मेडिकल स्टोर से दवा लाया था वहां पर जाता है। वहां पर जब बातचीत करता है तो खुद सामने देखने में मिलता है कि जो दुकानदार है वो कहता है कि रोज हम एक्सपायरी डेट का कहां से ख्याल रख सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लाइसेंस जारी करते हैं, आखिर कौन जिम्मेदार लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग के महकमे को चलाते हैं। इस तरह से जो बिल्कुल साफ तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक्सपायरी डेट की दवाएं यहाँ पर बेची जा रही हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के गाँव समसपुर थाना मारहरा के निवासी ओमकार सिंह का पुत्र जयेश, उम्र लगभग जिसकी 5 साल के लगभग बताई जाती है, 21 मार्च की शाम लगभग 7 बजे घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया था। लापता बच्चा कक्षा 1 का छात्र है। वह उसका कद 2.5 फीट और रंग गोरा है। समस्या यह है कि मारेरा थाने के पास गांव समसपुर है, जयेश नाम का बेटा ओमकार सिंह का 21 मार्च से अपहरण हुआ है। आज तक पुलिस खाली हाथ है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए आज पूरे क्षेत्र में कहीं खाना भी नहीं बन रहा है, चूल्हे नहीं जल रही हैं। अब हम लोग चुनाव हो गया है इसलिए आर पार के मूड में हैं और प्रदेश व्यापी भारी आंदोलन होगा। 10 तारीख का इन्होंने कहा है 10 दिन का, तो 10 दिन 20 तारीख को हो जाएंगे। आज 10 तारीख है, 20 तारीख से हमारा बड़ा आंदोलन। बच्चा 21 मार्च को घर से उठा लिया है और उसका अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। कितनी उम्र रही होगी? 5 साल 3 महीना। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई हम उसी दिन से 21 मार्च से रात से ही रोजाना थाने में जा रहा है, एक भी दिन खाली नहीं गया कि जिस दिन न गए हूँ। मैं तो यही कहता है कि चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव के बाद देखेंगे। अब चुनाव भी हो गए तब भी हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं।
करवा रहे हैं। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे का खुलासा होना चाहिए, कहाँ है बच्चा, कैसा क्या है, बच्चे का हमें पता चलना चाहिए कहाँ पर है, कैसे क्या है। अगर पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है फिर आप क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे, हम क्या करेंगे। और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई है। इस बेमौसम बारिश से सूखे से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा और विदर्भ में कुछ जिलों में बेमौसम बारिश हुई है। पुणे, सतारा, सोलापुर जिलों के साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा और विदर्भ के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है। तेज हवाओं के चलते सड़कों पर पेड़ गिरने से पुणे शहर में यातायात भी कई जगहों पर जाम हुआ है। खबर है अंबाला से, जहां पर सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधान राजेंद्र परमार ने कहा कि अंबाला में ज्वेलर्स से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन अगस्त 24, 25 और 26 को किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी ज्वेलर्स व्यापारियों को एक मंच उपलब्ध करवाया जाए। आज अंबाला शहर में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन के करने के लिए हम सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। इसके अंदर हमारी सराफा ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और कंपनी के मालिक जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं उनके मालिक प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ आए हुए हैं। जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी पत्रकारों के साथ, उसका हमारा एक ही मोटिव था कि जो एग्जीबिशन 24, 25, 26 अगस्त 2024 को होटल रिजेंटा में लगने जा रही है, उसके विषय के ऊपर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक मीटिंग रखी, इसलिए कि ये जो हमारा जो इसका प्रचार है वो एक मीडिया के थ्रू, एक पत्रकारों के थ्रू इसका प्रचार लगभग सारे देश में होगा। और अगली खबर रोहतक से आपको हम बताते हैं। इस बीच रोहतक से एक अहम खबर सामने आ रही है। ओबीसी और सैनी समाज के नेता ने छोड़ी बीजेपी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। भाजपा छोड़कर थामा कांग्रेस का दामन। सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा छोड़कर थामा कांग्रेस का दामन। रोहतक से खबर, ओबीसी और सैनी समाज के नेता ने छोड़ी बीजेपी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लाभ देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।